अब देखें, हम बात करें बेटा आज की वीडियो की क्लास के अंदर, और वो अपने पास आ रहा है जीरो वर्क डन। तो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, वो हमने पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा था और हमने नेगेटिव वर्क डन पढ़ा था। दो चीज बेटा हमने पढ़ी थी, एक हमने पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा था, एक नेगेटिव वर्क डन पढ़ा था। और रियल में यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से पढ़ी थी कि वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट एस वेक्टर होता है। इसके बारे में हमने एक बात और पढ़ी थी कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी बेटा। तो जीरो वर्क डन की बात करें तो वी नो दैट, अगर इस इक्वेशन में बात करें वी नो दैट, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू होती है बेटा अपने पास। वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन की वैल्यू होती है एफ एस कोस ऑफ थीटा। अब आप देखें कि जीरो कब आएगा, या तो मैंने आपको दो केस बताए थे बेटा, या तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो सकती है, या बेटा आपका दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि दूसरी कंडीशन में अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो। दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 लूं तो वर्क डन क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो। यही वैल्यू मैंने आपको बताई थी। इसके बेटा हम एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इतना हमने पढ़ लिया था। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ए पर्सन कैरिंग some load on his head and moves on a horizontal platform। देखो, ये कहता है कि अगर एक पर्सन व्हेन ए पर्सन कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड, अगर उसके सर के ऊपर कुछ वजन रखा जाता है और वो आदमी हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करता है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग चलता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन है बेटा और उसके सर के ऊपर अगर कुछ भी आप वजन रखते हैं, वेट रखते हैं, तो वेट बेटा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और आप कह रहे हो कि वो पर्सन जो मूव करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो आपके फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। बोलो कितना होगा, 90 डिग्री। और उसके लिए जो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जीरो। ध्यान से देख ले, उस पर्सन के सर के ऊपर जो वजन होगा तो उसके द्वारा जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के क्या होगी, 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर होगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास बेटा, जी। ये कंसेप्ट आपके पास है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि सिचुएशन अपने पास क्या निकल के आती है दूसरे एग्जांपल में, वो देखें। दूसरे एग्जांपल में कहता है अपने पास, और वो है दूसरा। देखें आपके पास हम बात करते हैं और दूसरे के अंदर आता है एग्जांपल में टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ simple pendulum is always perpendicular to displacement of bob, then work done is equals to 0। दूसरा एग्जाम्पल बेटा अपने पास आता है कि इस एग्जाम्पल में क्या कहता है कि सबसे पहले कि टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम,
इस तरीके से आपका सिंपल पेंडुलम होता है बेटा। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं और यहाँ एक बोब, मेटल का बोब होता है और ये स्ट्रिंग होती है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट है और ये बी भी एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यहाँ से बोब जाता है बी पॉइंट पे, बी से वापिस मीन पे और फिर मीन से कहाँ जाता है, ए पे। तो आप देख रहे हैं कि टेंशन फोर्स जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ, टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट या तो इधर होगा या डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, टेंशन फोर्स कैसे, ऊपर की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या लिखवाया बेटा कि टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम में टेंशन फोर्स होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोब। तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसलिए बेटा यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो टेंशन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बेटा टेंजेंट के अलोंग लगते हैं और 90 डिग्री लगते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इनके अंदर अगर हम बात करें, इनके द्वारा जो वर्क डन होता है इनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो ये किसके होते हैं बेटा, 0 वर्क डन के। बोले कर लेंगे यहाँ तक, यस सर। बोलो बेटा। यस सर। नेक्स्ट आप देखें, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट बेटा अपने पास देखें, इसी टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि वर्क डन निकालना है ए वेरिएबल फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड। देखो मैं इसको रफ करता हूं और हेडिंग बनाएं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अगर एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमें वर्क डन निकालना है, ग्राफिकल मेथड, और यूज करते हैं बेटा हम ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए और हमें ये वैल्यू यहां से निकालनी है। देखिए बेटा, लेट अस कंसीडर a variable force apply on a body, a variable force apply on a body, let displacement from A to B is made of a large number of infinite small displacement। एक बार यहां तक देखे बेटा आपके पास कि हम मानते हैं कि लेट अस कंसीडर ए वेरिएबल फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स हमने अप्लाई किया है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से लेके बी, इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से धीरे धीरे और लास्ट ए से कहां चला गया बेटा, बी तक। तो एक बार सभी इसके अंदर देखे ग्राफिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे इधर है, ये टर्म शो करती है डिस्प्लेसमेंट, इधर शो करता है बेटा आपका फोर्स। एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स हम कोई भी ले लेते हैं, किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं,
इस तरीके से कि धीरे धीरे जिसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, चेंज। और एक बॉडी है वो यहां थी इस पॉइंट के ऊपर बेटा, ए पॉइंट, और जैसे जैसे फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है हमने, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो बॉडी यहां पहुंच गई, और ये पॉइंट बेटा हमने बी ले लिया। अब हमने क्या किया, बेसिक एग्जांपल यहां देखो, इसको ग्राफ के फॉर्म में, ये एक आपके पास बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया, मतलब वेरिएबल जो धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज चेंज होता जा रहा है। वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। ये पॉइंट मान लो ए था, कुछ देर के बाद मान लो ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये ए है, ये क्या है, बी। तो आपने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कि जैसे जैसे फोर्स लगाया तो बॉडी ए पॉइंट पे थी और बॉडी कहाँ पहुंच गई, बी। अब ये डायरेक्ट ए से बी के ऊपर तो नहीं पहुंच सकती, तो धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट, जैसे इस फॉर्म में पहले यही गई होगी, फिर धीरे धीरे अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो थोड़ी देर के बाद ये कहां पहुंच जाएगी के बी पॉइंट। तो मैंने क्या लिखवाया है कि लेट अस कंसीडर ए वेरिएबल फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाया हमने, एक वेरिएबल फोर्स लगाया है। उसके बाद क्या कहता है कि लेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ए टू बी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की टर्म समझ में आई बेटा, बोले रेज योर हैंड। यस सर। अब हम इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका डिस्प्लेसमेंट भी बेटा स्मॉल स्मॉल है तो आपका वर्क डन भी 100% क्या होगा, स्मॉल होगा। और स्मॉल वर्क डन है तो फोर्स तो लगेगा एफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, स्मॉल। देखो पहले ए से लेकर यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचा, फिर इस पॉइंट तक पहुंचा, फिर इस पॉइंट तक, और लास्ट में कहां तक है, बी तक। तो स्मॉल स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल ही वर्क डन होगा। तो एक बार हम यहां से यहां तक का लिखेंगे, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां तक का, और सभी वर्क डन को अगर जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा अपने पास। तो हमने स्मॉल वर्क डन का ही फॉर्मूला बना लिया, और स्मॉल वर्क डन को क्या लिखा यहाँ से, एफ डॉट डी एस। ठीक है। अब सपोज दैट मैंने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ये मैं ग्रीन कलर से काउंट कर देता हूं, पी क्यू आर और एस। इस तरीके से मैंने एक पॉइंट मान लिया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट आपके सामने पी क्यू और आर और एस। अब आप देखना कि ये पी से लेके क्यू एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और जिसकी वैल्यू है dx, क्या है जिसकी वैल्यू, dx। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5, कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए बेटा, ऐसे 5। तो अगर या तो मैं एक डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लूं और अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा सभी बच्चे? यस सर। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा एक बार स्क्रीन चली गई थी। तो अब हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे अपने पास स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं, और स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐड करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी बनेगा। तो हमने ये वैल्यू यहां से लिखी है। तो अगर एक बात देखें, सबसे पहले कंडीशन अगर मैं यहां से निकालूं तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को बेटा यहाँ से पी से लेके कौन डिनोट कर रहा है, एस, और डिस्प्लेसमेंट को कौन डिनोट कर रहा है, पी से लेके क्यू। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो एफ को कौन डिनोट करेगा, देखो पी से लेके एस क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्सिस फोर्स, और इसके बाद बात करें पी से लेके क्यू तो ये क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी से लेके एस और इनटू पी से लेके क्यू। बोलो बना कि नहीं बना? ठीक है, अब आप देखो कि ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है। कैसी है, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बोलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ क्या बन गई, पी से लेके एस, और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी, पी से लेके क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, एरिया ऑफ
स्ट्रिप पी क्यू आर और एस। क्या निकल के आया भाई? एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर और एस। ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है यहां से। तो सबसे पहले हमने दो चीज पढ़ी है यहाँ पे। देखो, एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट लिया पी क्यू, जिसका डिस्प्लेसमेंट था dx, और उसके अंदर हमने क्या किया कि स्मॉल वर्क डन निकाला। तो स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ से P से लेके S, और डिस्प्लेसमेंट पी क्यू आपके पास dx को रिप्रेजेंट कर रहा था। दोनों वैल्यू रखी। फिर हमने देखा कि एक रेक्टेंगुलर बन रहा है इसकी इस तरीके से, ठीक है, पी क्यू आर और एस। तो इसकी हाइट या लेंथ हम कहें तो पी एस, और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी? पी क्यू, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसको हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस। जो एक स्ट्रिप हमने काउंट की उसका एरिया क्या है? पी क्यू आर एस। अब मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है। तो ऐसी कितनी स्ट्रिप हैं? मान लो यहाँ पे 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं। तो हमें दो काम करने पड़ते हैं, या तो टोटल चीज निकालते हैं, तो या तो हम समीशन करते हैं, या हम इंटीग्रेशन करते हैं। दो ही मेथड होता है, या तो समीशन करते हैं या हम इंटीग्रेशन करते हैं। और समीशन करेंगे तो हम लिखेंगे समीशन डी डब्ल्यू। इन छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स हैं बेटा, इन सभी का वर्क डन को ऐड करेंगे। तो समीशन डी डब्ल्यू, तो समीशन डी डब्ल्यू का मतलब होता है टोटल वर्क डन डब्ल्यू। और टोटल वर्क डन जब आप डब्ल्यू निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि आप करेंगे समीशन एफ डॉट डी एक्स। जो स्मॉल स्मॉल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, उन सभी का भी क्या करोगे? आप समीशन करोगे, ठीक है। जब ये वैल्यू आप निकालोगे तो इसका मतलब आपके पास वर्क डन, ठीक है। समीशन निकालोगे तो टोटल करो, देखो आप यहां से लेके यहां तक एक रेक्टेंगल के रूप में बन जाएगी आपके पास, एक रेक्टेंगल के रूप में काउंट की जाएगी। और आप क्या करोगे? इसको एरिया ऑफ स्ट्रिप्स लिख लोगे। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। टोटल आपके पास पी क्यू आर एस लिखो, तो अपने पास यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो एक्स ए से लेके एक्स बी तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो, मैंने स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड किया, समीशन किया, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू। एफ डॉट डीएक्स के ऊपर समीशन लगाया, लगा दिया। एक स्ट्रिप का एरिया मैं निकाल सका, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस। लेकिन स्ट्रिप कहां से कहां तक बनी हुई है? ए से लेके बी तक। तो लोअर लिमिट क्या लिखी मैंने? एक्स ए, और अपर लिमिट क्या लिख दी? एक्स बी। और टोटल हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ स्ट्रिप। कि इस एक्स ए से लेके एक्स बी तक जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी उन सभी का एरिया निकाल लेंगे, और वही एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाएगा? वर्क डन। क्या होगा भाई? वर्क डन। तो इसका मैं एक रियल मीनिंग आपके सामने लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए बी, इसको सी और इसको डी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल एरिया ऑफ ए बी सी और डी। तो दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं? अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो ए बी सी और डी, इसका टोटल क्या निकाल लेंगे हम? एरिया। वही किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन के। तो अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो उस जो कर्व है आपके पास उसके नीचे का एरिया निकाल लो, और वही एरिया क्या कहलाएगा आपके पास? वर्क डन। क्या कहलाएगा बेटा? वर्क डन। बोले, कर लेंगे यहां तक? यस सर। यस सर। तो एक बार सभी बच्चे इसको उतार लें जो मैंने आपके साथ। हाँ, उतार ले इसको, फिर हम आगे पढ़ते हैं बेटा। उतार लिया सर। उतार लिया है तो नेक्स्ट देखें। नो सर। नहीं उतारा बेटा? देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दो टाइप के फोर्स आते हैं अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इनके द्वारा हम वर्क डन पढ़ेंगे। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? देखें ध्यान से। A force
is said to conservative if work done by or against the force in moving a body depends on only initial and final position, does not depend on nature of path. Does not depend upon nature of a path. देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कंसेप्ट है। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ। एक ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा जिसके द्वारा फोर्स न जिसके द्वारा वर्क डन या उससे अगेंस्ट वर्क डन, दोनों केस वर्क डन बाई और अगेंस्ट फोर्स इन मूविंग ए बॉडी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो सिर्फ दो ही चीज पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के। नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो स्मूथ है या रफ है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूं थोड़ी देर के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा कि आपने दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है m2 है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है r है। तो कोई भी बच्चा बताए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? M1 M2 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बताओ अगर ये डिस्टेंस इनके बीच की कम होगी तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा? कम। अगर मैं ये रास्ता जो इनके बीच की डिस्टेंस है इसको अगर मैं रफ कर दूं और इसको अगर मैं स्मूथ कर दूं तो क्या फोर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, क्या फोर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा बेटा? भाई इसको रफ कर दो या स्मूथ कर दो, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर। और आर क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस। इसका मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इनिशियल। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फाइनल। तो यही तो कह रहा हूं कि इसके अंदर सिर्फ ये क्या करेगा कि अपने पास कह रहा है कि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपका ये रास्ता है ये रफ है, स्मूथ है, कैसा है, गड्ढे हैं, इनकी बातों पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ करता है कि दोनों बॉडी आपस में कितनी दूरी पे सेपरेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। रास्ता चाहे कैसा भी हो, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस फोर्स का एग्जांपल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। किसका होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो एक तो हम एग्जांपल इसका लिख देंगे और एग्जांपल क्या लिखेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा आपके पास एक और बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? इसके अंदर अगर मैं आपकी बात करूं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जांपल है और दूसरा कह रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच का। जैसे दो चार्ज हमने क्या ले लिया, एक चार्ज बेटा हमने Q1 और दूसरा चार्ज हमने क्या ले लिया? Q2। दो चार्ज अगर यहां से लिए हैं और इनके बीच की सेपरेशन भी कितनी है? R। तो याद रखना इनके बीच की सेपरेशन जो बेटा R है उसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला बताता हूं। वो सेम फॉर्मूला होता है जैसे हमने ग्रेविटेशनल का पढ़ा है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। वहां मास था तो हमने M1 M2 लिखा था, यहाँ चार्ज है तो हम क्या लिख रहे हैं? Q1 और Q2।
और के यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। जैसे वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू होती थी जी, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू होती है के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है इस सेपरेशन के ऊपर, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका ये रास्ता कैसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। बोलो नेचर में कैसे होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव। कर लेंगे। यस सर। तो इनकी पहली, सबसे पहली पहचान यही होती है कि इनके द्वारा जो वर्क डन होगा वो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी पहचान बताता हूं, वो आप नोट बना के इसके नीचे लिखें कि दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे पहचाना जाता है। अगर हम बात कर लें, सबसे पहले नोट बना के लिखें, अगर हम इसके अंदर बात करें तो अपने पास एक सिचुएशन निकल के आएगी, और वो देखें, वर्क डन बाय और अगेंस्ट एक कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए राउंड ट्रिप या सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज बी। ये याद रखना बेटा। इसके द्वारा कहता है कि अगर कोई बॉडी मान लो यहां से चली ए पॉइंट्स, ये चली गई बी पॉइंट पे, और बी से वापस यहाँ की ए पॉइंट पे, अगर ऐसा आपके पास हुआ ए से बी, बी से ए, तो एक क्लोज पाथ बन गया। क्या बन गया, एक क्लोज पाथ। तो मैं कह सकता हूँ क्लोज पाथ ए से चली, बी पे पहुंची, वापिस कहाँ आई, ए पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए से ही चली थी, वापिस कहाँ पे आ गई बेटा, ए पे ही। इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। तो अगर जो इस कंडीशन को ओबे करते हैं उन फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको भी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो क्या कहा है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी, अगर किसी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और वो बॉडी है वो राउंड ट्रिप कर रही है, सर्कुलर पाथ, तो वो हमेशा जीरो वर्क डन करेगी। तो इस तरीके का अगर फॉर्मूला आपके पास आए तो ऐसे फोर्स को भी हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम देंगे बेटा यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो, कर लोगे यहाँ तक, बोले बेटा। यस सर। नेक्स्ट देखें, दूसरा जो आपके पास टाइप आती है, और दूसरी टाइप लिखें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी जो टाइप आपके पास निकल के आई है वो कहता है आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो, if force is said to be non conservative if work done by or against in moving a body from one position to another depends on path between
टू पोजीशन does not depend on initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है ना। बिल्कुल जस्ट उल्टा, अगर ऐसे फोर्स जिनके द्वारा अगर वर्क डन होता है तो कहता है कि वो डिपेंड करें, किसके ऊपर डिपेंड करें, पाथ के ऊपर डिपेंड करें, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहां से, और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां से फ्रिक्शनल फोर्स। किसकी बात करें? फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप एक बात बताओ, एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हो, एक गड्ढे वाला सरफेस है ऐसे, और जिसके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हो, बोलो किसमें आपको चलने में ज्यादा तकलीफ होगी? बोले बेटा। गड्ढे वाले में। तो इसका मतलब आप नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई यस आपका सर। नेचर स्मूथ है या आपका नेचर कैसा है? रफ है। तो इसका मतलब ऐसे फोर्स जिनका डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, कि उनका नेचर स्मूथ है या आपके पास कैसा है, पाथ रफ है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का है। मान लो आपको जाना है ए से बी, यहाँ पे भी जाना है ए से बी, लेकिन एक रास्ते के ऊपर आपके गड्ढे हैं और एक रास्ता आपका प्लेन है, तो आपको प्लेन में जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन गड्ढे वाले में तकलीफ होगी। तो इसका मतलब ऐसे फोर्स जिनके द्वारा अगर वर्क डन किया जाए तो वो डिपेंड करता है सिर्फ नेचर के ऊपर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड ना करें, ऐसे फोर्स को हम किस नाम से जानेंगे? आपके पास है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा अगर मैं कहूं, एक फोर्स और होता है आपके पास, एग्जांपल विस्कस फोर्स। देखो ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इसके बारे में बताता हूं कि विस्कस फोर्स क्या होता है। जिस तरीके से बेटा हम किसी भी रोड पे चलते हैं, फर्श पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, तो सॉलिड बॉडी के द्वारा जो अपोजिंग फोर्स दिया जाता है, किसके द्वारा? सॉलिड बॉडी के द्वारा, उसको तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अपोजिंग फोर्स लिक्विड में भी होता है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है तो वो भी किसी बॉडी को मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। तो लिक्विड के अंदर जो मोशन का अपोज करता है जो फोर्स, उसको क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं उसको? विस्कस फोर्स। ठीक है। जैसे कोई तैराक पानी में तैर रहा है, पानी का बहाव एक साइड है और तैराक दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो पानी उसका क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो वहां कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स। कौन सा लगेगा बेटा? विस्कस। तो लिक्विड में जो मोशन का अपोज करता है उसको विस्कस फोर्स, और जो सॉलिड में मोशन का अपोज करता है उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो बेटा, कर लेंगे। ये आपके पास है कंडीशन, ये कंडीशन है बेटा आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। रब कर दो बेटा। यस सर। Yes, sir. दूसरी बात हम देखते हैं इसके अंदर, वो टर्म अपने पास निकल के आती है बेटा, और वो टर्म आती है आपके पास पावर। कि पावर आपके पास क्या होती है। ठीक है। अब तक हमने वर्क पढ़ा है, वर्क की टाइप्स पढ़ी हैं, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है, और ग्राफिकल मेथड से हमने फोर्स निकालना सीखा ना, वर्क निकालना सीखा। तो हमने पहला जो वर्क है वो कंप्लीट किया है। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसके अंदर आपके पास टर्म आती है पावर। और पावर की अगर हम बात करते हैं, हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखते हैं, पावर क्या होता है। तो इट में भी डिफाइन एज, पीछे डिनोट करते हैं, इट में भी डिफाइन एज, माइक ऑफ कर ले बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called
जो काम करने की शक्ति है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो रेट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पावर। और पावर लिखी जाती है बेटा वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब dw बटा dt। एक तरीका होता है कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप उस काम को कितना जल्दी करते हैं, उस काम को कितना धीरे करते हैं, कितने समय में करते हैं। तो फास्ट करोगे तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, जल्दी होगा। विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर धीरे करोगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाएगा आपके पास, पावर कहलाएगी। ठीक है, dw बटा dt। अब आप एक बात बताएं कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि dw जो रियल में होता है बेटा वो क्या होता है, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। dw की अगर बात करूं तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ अगर मैं पावर निकालूं तो dw की वैल्यू पुट करना एक बार, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या करोगे, dt। और इसको मैं लिख सकता हूं कि आपने एक बात पढ़ रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। बोलो क्या होती है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो इसको लिखा एफ वेक्टर ds बटा dt, क्या लिखा, b वेक्टर। तो पावर का फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी और फोर्स की टर्म में क्या निकल के आ गया, एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर। बोलो समझ में आया। और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है, या जिसके बीच में डॉट लग जाता है वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आएगी। हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए ऊपर क्या है, वर्क डन, नीचे क्या है, टाइम। तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन का निकाल सकते हैं, बोलो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का आप सभी ने पढ़ रखा होगा ml t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बेटा, l। तो वर्क डन का बोलो क्या आएगा, ml2t-2। वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ml2t-2। अब देखो पावर रियल में क्या है, वर्क डन बटा टाइम। तो वर्क डन का आपने क्या लिखा है, ml2t-2। टाइम का क्या लिखा आपने, t। तो क्या बनेगा, ml2t-3। क्या बनेगा अपने पास, ml2t-3। ठीक है, तो पावर रियल में बेटा क्या होती है, पावर जो होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। और पावर होता है dw बटा dt। dw को लिखा हमने f डॉट ds, ds बटा dt को हमने लिखा वेलोसिटी। तो ये पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलो बेटा कर लेंगे यहाँ तक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लें। Yes, sir. आज की क्लास का अपना टाइम ऑफ हो गया है, और फिर मैं आपको एक Yes. बात रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो 30 जुलाई को अपना यूटी होना है उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन यूनिट आएगी। कई बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होगा। तो पहले तो बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइन करें, उसके बाद इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। तो पहले अपने जो 30 जुलाई को यूटी होगा उसकी तैयारी बेटा अच्छे से करें। थैंक यू ऑल ऑफ।